हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो हम क्लास सिक्स्थ का जो साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 1 है जिसका नाम है भोजन के घटक अर्थात कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो भोजन के घटक की बात करेंगे। अब हम जो है, आप सोच रहे हो कि आपने बुक खोल ली है तो यहाँ पे पूरी बुक पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके बाद जो यहाँ पर जो जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें जो है, चाहे तो वो किसी भी एग्जाम हो, सीटेट हो, रीट हो, चाहे फिर वो आरएएस लेवल की हो, आईएएस तक की हो, या फिर जो है वो केवीएस, एनवीएस, DSSS भी किसी भी की भी हो, तो उस सब की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम आगे कि हमारे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो मैंने पढ़ी है पूरी चैप्टर को, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उनको। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो बढ़ते हैं, हम आज का पहला चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, भोजन के घटक। तो भोजन के घटक मतलब कि भोजन के टुकड़े क्या क्या हैं। जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो हम, जैसे सब्जी होती है हमारे पास में, रोटी होती है, इसके अलावा हम जो कुछ सलाद होते हैं, तो वो भोजन के घटक हैं। उनमें आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, हम अचार भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, सांभर भी खाते हैं। तो सभी प्रकार का जब भोजन करते हैं तो उन भोजन में जो क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन्स यहीं से चालू हो जाती है कि प्रत्येक व्यंजन जो है एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, और जो हमें या तो पादप से प्राप्त होता है या फिर जो है हमें जंतुओं से मिलता है। अब भोजन जो बनता है वो या तो पादप से मिलता है, जैसे गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, या फिर हमें जंतुओं से मिलता है, जैसे दूध हो गया। ठीक है, तो या फिर जो हमें सब्जियां मिलती हैं, जैसे कि पेड़ पौधों से मिलती है। तो कच्ची सामग्री जो हमें किससे मिलती है, या तो फिर पेड़ पौधों से मिलती है या फिर हमें जंतुओं से मिलती है। ठीक है, और इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है, और इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। मतलब कि कच्ची सामग्री है, उनमें से हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, उन्हीं घटकों को या उन्हीं तत्वों को हम जो है पोषक कहते हैं। अर्थात जो यहाँ पे पोषक की परिभाषा निकल के आ गई है कि जो हमें पादपों और जंतुओं से, ऐसी कच्ची सामग्री जो हमें पादपों और जंतुओं से प्राप्त होती है और जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ठीक है, और पोषक जो होते हैं हमारे भोजन में, मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं। तो भोजन में जो मुख्य पोषक हैं वो कौन कौन से, एक तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त जो भोजन में रुक्षांश, जल भी शामिल होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये बुक में से ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे पहले से पढ़ करके निकाला हुआ है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने ये, मैंने जो बता रहा हूँ ये पढ़ लिया, तो आपका इस क्लास सिक्स्थ का जो पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, तो इस चैप्टर में से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने डिटेल से पढ़ा और डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की क्लियरली लाइन बता रहा हूँ, ना कि अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, तो पोषक क्या होते हैं, मैं यहाँ पर रिवीजन करता हुआ चलूँगा, एक लाइन को 2 बार 3 बार। तो पोषक क्या होते हैं कि वे कच्ची सामग्री जो पादप और जंतुओं से मिलती है, और वो कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कहते हैं पोषक। ठीक है, और पोषक जो होते हैं वो कितने, कौन कौन से हैं, तो हमारे जो शरीर के लिए जो आवश्यक है वो भोजन में से जो पोषक है वो है, मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट है। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट है, इसके बाद प्रोटीन है, वसा है, विटामिन, खनिज लवण और रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पोषक की बात करी, मतलब भोजन के जो घटक हैं, मेन घटक कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन है, खनिज लवण है। मेन तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है। लेकिन जब हम पूरे पोषक की बात करते हैं, भोजन के पोषक की, भोजन के घटक की, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल, मतलब कि कुल जो है 7 भोजन के घटक है। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं, एक एक घटक की बात करेंगे। ठीक है, अब हम एक एक घटक की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम घटक की बात करेंगे, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है
कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तथा शर्करा के रूप में होता है। स्टार्च मतलब कि जो कि आलू के अंदर पाया जाता है, और शर्करा जो कि मुख्य रूप से गन्ने के अंदर होती है। वैसे तो सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो अंगूर के अंदर पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च और शर्करा के रूप में, मंड और शर्करा के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि स्टार्च अर्थात मंड होगा। कार्बोहाइड्रेट का घटक कौन कौन सा है? स्टार्च और शर्करा, मतलब कि मंड। अब मंड के लिए परीक्षण, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है। अब परीक्षण कैसे करेंगे कि किस हमारे जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट है अर्थात मंड है या नहीं, या फिर प्रोटीन है या विटामिन है, वसा है या नहीं। तो पहले हम मंड के लिए परीक्षण करते हैं। तो जब स्टार्च के लिए परीक्षण की बात करते हैं तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ, मतलब कि जो भोजन है उसकी सामग्री अल्प मात्रा में ले लीजिए। अल्प मात्रा में हमने भोजन ले लिया, इसमें फिर हम क्या करते हैं तनु आयोडीन, आयोडीन की जो है विलयन की 2-3 बूंद डाल देते हैं। जो लिक्विड आयोडीन होता है उसके 2-3 बूंदे डाल देते हैं। और अगर फिर हमने भोजन में क्या किया, भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है, इस टुकड़े पे हमने तनु आयोडीन की 2-3 बूंदे डाल दी। 2-3 बूंदे डालने पर देखना है कि ये क्या नीला या काला हो गया है। अगर ये नीला काला हो गया तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है अर्थात जो है स्टार्च की उपस्थिति को दर्शा देता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के घटक कौन कौन से हैं? एक तो स्टार्च है या फिर जिसे हम शर्करा कहते हैं। अगर हम स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाना है तो तनु आयोडीन की जो है 2-3 बूंद डालेंगे। अगर काला या नीला हो जाता है तो स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन के परीक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो खाद्य पदार्थ है, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसका हम क्या करेंगे, पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट अर्थात चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है, तो हम उसका चूर्ण बना लेंगे। उसके बाद एक साफ परखनली में उसको ले लेंगे, साफ परखनली में डाल देंगे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह लाएंगे। अब ये अगर ठोस प्रोटीन है तो हमने क्या किया, पीस लिया उसको बारीक बारीक। पीसने के बाद में उसको एक परखनली में ले लिया साफ में, उसमें 10 बूंद जल डाल दिया और उसके बाद में परखनली में ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा के डालेंगे। जब अच्छी तरह से इनको मिला लेंगे और मिलाने के बाद में देखते हैं कि मिलाने के बाद में अगर बैंगनी रंग हो जाता है, मिलाने के बाद अगर बैंगनी रंग हो जाता है तो वो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के लिए अर्थात मंड की उपस्थिति के लिए तो हमने जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य सामग्री है, कच्ची सामग्री है, उसमें हमने 2-3 बूंद तनु आयोडीन की डाली थी। तनु आयोडीन की डाली तो रंग जो है वो नीला या काला हो जाता है तो स्टार्च उपस्थित है। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमने खाद्य सामग्री है उसमें जो है हमने 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा अर्थात NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे। जब रंग बैंगनी हो जाता है तो वो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद वसा के लिए परीक्षण की बात करते हैं। तो वसा का परीक्षण क्या होता है? देखिए, वसा का परीक्षण की बात करें तो सबसे सिंपल जो है वसा का परीक्षण है। वसा के परीक्षण में क्या लेना है, एक कागज़ का टुकड़ा लेना है और उस कागज़ के टुकड़े में कच्ची जो मतलब खाद्य सामग्री है उसको जो बारीक टुकड़ करके कागज़ में लपेट दी, लपेट करके कूटना है, उसको लपेटना है और फिर उसको कूट लेना है। अगर कूटने के बाद में सामग्री को हटा दीजिए और उसके बाद में अगर जो है कागज़ पर जो है धब्बे दिखाई देते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें वसा की उपस्थिति है। ठीक है, धब्बे दिखाई देते, धुंधला धुंधला सा धब्बे दिखाई दे तो वहाँ पर जो है क्या हो जाता है कि वो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो हमने यहाँ पर ये 3 चीज़ें आराम से पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया गया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। अब विटामिन भी हमारे भोजन में होता है, ठीक है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, अभी हमने जैसे पहले बात की। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे भोजन में, उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। जबकि प्रोटीन हमें ताकत देने वाला होता है। प्रोटीन के जैसे कि हमारे बालों को चाहिए क्रेटिन प्रोटीन चाहिए, नाखूनों को, बालों को, ऐसे ही हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए।
स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, जैसे कि बाजरा है, चावल है, गेहूँ है, शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज, आम और मक्का। अर्थात जो अनाज हैं, अनाज जितने भी हैं वो एक तो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि बाजरा, गेहूँ, चावल, मक्का ये सब क्या अनाज है, और आलू है, शकरकंदी, तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से फल हैं, वो भी जो ज़्यादातर वो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम प्रोटीन, वसा की, तो वसा की बात करें तो वसा यहाँ पर दो तरह की है। एक तो वसा जो कि पादप से प्राप्त होती है ये, ठीक है, और दूसरी वसा जो कि यहाँ पे किससे प्राप्त होती है, जंतुओं से। तो पहली वसा जो कि पादप से प्राप्त होगी, जैसे मूंगफली का तेल है, बादाम है, तिल है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन का तेल है, तो ये सब हमें पादपों से प्राप्त होती है। और सरसों है, उनमें ऑयल होता है, तो वो तो कैसे हो गई, क्योंकि ऑयल है तो वसा होनी चाहिए, उसमें वसा है उसमें, तो ये सब तो क्या हो गई, पादपों से प्राप्त स्रोत हो गए वसा के। लेकिन वहीं जो है जंतुओं से प्राप्त स्रोत भी हैं वसा के लिए, जैसे कि दूध है, भैंस से प्राप्त होता है, गाय से प्राप्त होता है, तो जंतु है। घी, मक्खन, क्रीम निकाल लिया, अंडे है, मछली है, मांस है, तो ये सभी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो वसा कितने प्रकार के जंतु प्राप्त होती है, एक तो जंतुओं से और एक पादप से प्राप्त होती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोटीन के स्रोत की बात करते हैं। तो प्रोटीन के भी वही दो प्रकार के स्रोत हैं, एक तो पादप से और एक जंतुओं से प्राप्त होता है। तो अगर पादप से बात करें तो यहाँ पे जितने भी दालें आती हैं वो सब पादप के स्रोत में आती हैं, और उनसे हमें जितनी भी दालें हैं उनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, मूंग है, तुअर की दाल है, राजमा है, सोयाबीन, तो इन सभी से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें और हमें प्रोटीन जंतुओं से कैसे प्राप्त होगी, तो जंतुओं में दूध है, अंडा है, पनीर है, मांस है और मछली है, इन सभी से भी जो हमें प्रोटीन ही प्राप्त होती है। अब प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अभी हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलती है हमें वो वसा के बराबर ही मिलती है, वसा के लगभग बराबर मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। अब प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है, प्रोटीन की आवश्यकता जो है शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन को कैसा कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब हमने कार्बोहाइड्रेट को कैसा कहा था, ऊर्जा देने वाला भोजन, लेकिन वहीं हम प्रोटीन को कैसा कहेंगे, शरीर वर्धक भोजन, मतलब कि शरीर का बढ़ाने वाला, शरीर की मांसपेशियाँ जो होती हैं वो मोटी, कहते हैं ना कि जो जिम जाते हैं बंदे उनकी बॉडी जो है ऐसी बन जाती है जैसे हष्ट पुष्ट है बिल्कुल, तो उनकी बॉडी इसीलिए बनती है क्योंकि वो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, ठीक है। अब हम बातें करते हैं विटामिन से संबंधित की, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों चीज़ें पढ़ ली। इसके बाद बात आती है विटामिन की, विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो विटामिन के कारण हमें जैसे दांतों में, अस्थियों में, आँखों में, मसूड़ों में, इन सभी में रोग हो जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन होता है ए, बी, सी, डी, ई और के, मतलब कि कुल मिला के 6 प्रकार का विटामिन होता है, ठीक है। कितने प्रकार का विटामिन होता है, 6 प्रकार का विटामिन होता है। और इसमें विटामिन बी जो होता है इसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विटामिनों का एक समूह होता है बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब विटामिन को किस तरीके से आवश्यकता होगी, विटामिन की हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, वैसे तो हम देखें तो बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अब विटामिन ए क्या करता है, देखिए विटामिन ए, बी, सी और डी, तो देखिए विटामिन ए जो होता है ये तो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। अब इनमें भी ए, बी, सी, डी, ई और के हैं, इनमें भी 2 तरह के विटामिन होते हैं। तो एक तो होती हैं जैसे कि विटामिन ए, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जो ये
जो 4 विटामिन हैं ये क्या करती हैं, हमारी जल में घुलनशील होती हैं। ये चारों विटामिन कैसे होती हैं, जल में घुलनशील। अब इनकी याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने की इसकी ट्रिक बना लो आप। जैसे कि हमने लिख लिए यहाँ पे KEDA, मतलब कि कीड़ा नाम से याद रखो, तो KEDA, तो कीड़ा। और कीड़ा कहाँ पे रहता है, जल में रहता है। तो जल में घुलनशील विटामिन हो गई ADE, अर्थात कीड़ा जो जल में रहता है। तो घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी, ADE। बाकी 2 विटामिन बची हैं B और C। ये दोनों विटामिन जो हैं ये कहाँ पे घुलनशील पाई जाती, वसा के अंदर घुलनशील पाई जाती है। ठीक है। अब विटामिन ए के कारण जो हमें हमारी त्वचा और आंखों को अस्वस्थ रखता है, अर्थात विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारी त्वचा जो है वो खराब हो जाएगी और हमारी रतौंधी रोग हो जाएगा। हमारी आंखें जो हैं वो नहीं दिखाई देने लगेंगी उनसे, तो रतौंधी रोग हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से विटामिन सी की बात करते हैं तो बहुत से रोगों में हमारे लड़ने में मदद करता है। मतलब कि विटामिन सी जो है इसको हम एंटीसेप्टिक की तरीके से काम करता है, हमारे रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है। इसी तरीके से विटामिन डी जो होता है हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है। और विटामिन डी जो होता है ये क्या होता है, कैल्शियम रिच होना चाहिए। अब विटामिन डी जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन डी को अगर हम सूर्य के प्रकाश से हमें मिल जाता है। सुबह का सूर्य का प्रकाश जो होता है वो काफ़ी अच्छा डी जो है विटामिन डी का स्रोत होता है। तो ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है। इसके अलावा अगर हम विटामिन ई और के की भी बात कर लेते हैं तो विटामिन ई से जो है मांसपेशियों में सुन्नता अर्थात झुंझुनी जैसी समस्या होती है। और विटामिन के की कमी से जो है ब्लड का जो है सर्कुलेशन ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से कहीं चोट लग गई तो वहाँ पर थक्का बहुत मुश्किल से जाके बनता है, क्योंकि विटामिन के जो होता है वो थक्का रोधक, एक तरीके से थक्का रोधक विटामिन के काम में करता है, मतलब थक्का जमाने में सहायता करता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि कुछ विटामिन के स्रोत हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आयोडीन का स्रोत है, तो आयोडीन का स्रोत सबको पता होता है। क्या होता है आयोडीन का स्रोत, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे है पालक है, अदरक है, मछली है और यहाँ पे नमक है। तो आयोडीन के ये स्रोत हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें फास्फोरस के स्रोत की भी बात कर लेते हैं तो फास्फोरस का स्रोत है दूध है, केला है, इसके अलावा यहाँ पे चावल है, हरी मिर्च है और यहाँ पे जो है ये शायद जीरा है। ठीक है। इसके अलावा लोहे के स्रोत हैं, जैसे कि लोहा किस में पाया जाता है, आयरन तो पालक में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, यहाँ पे मांस में पाया जाता है और इसके अलावा यहाँ पे एक फल है। ठीक है। तो ये फल बहुत ज़रूरी है याद रखने। इसके अलावा जो है कैल्शियम का स्रोत भी पूछा जा सकता है, कभी दूध और अंडे में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो शरीर को जो है खनिज लवणों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जो हमने बताया था कि विटामिन के बाद खनिज लवण भी जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं, अभी हमने जैसे बात करी ये खनिज लवण की है, जैसे आयोडीन के स्रोत क्या हैं, फास्फोरस के क्या हैं, लोहे के क्या स्रोत हैं और दूध के मतलब कैल्शियम के कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं तो पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे और जल की भी बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो जैसे कि रुक्षांश होते हैं तो उन्हें हम रुक्षांश कहते हैं, आहारी रेशे होते हैं। जैसे कि खीरा हो गया, खीरे में पाया जाता है जो कि बिना पचे ही बाहर निकल जाते हैं, जो कि अंदर से बॉडी को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है। उन्हें कहते हैं हम रुक्षांश। ठीक है। और जल भी, शरीर को जितना जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हम द्रव लेते हैं, दूध है, छाछ है, चाय। ठीक है। अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स जो है संतुलित आहार की बात करते हैं। अगर संतुलित आहार क्या होता है, देखिए संतुलित आहार वो होता है जिसमें हमारे शरीर की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उसमें कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित हो। ठीक है। प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, खनिज लवण भी, विटामिन बी और रुक्षांश और जल सभी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। एक संतुलित बैलेंस डाइट में होनी चाहिए, उसी को हम जो है संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। अब संतुलित आहार उन्हीं को कहेंगे। अब देखो एक
इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर आई है, एक लाइन है कि पकाने में जो है विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। अब कई बार आपने प्रश्न में देखा होगा कि कौन सा विटामिन है जो पकने में जल्दी नष्ट हो जाता है। तो पकने में एक तो विटामिन सी नष्ट होता है, और अगर मैं आपको बात बताऊं तो जैसे कच्चा फल है उसको हम ऊपर से धोते हैं, तो धोते समय जो है उसमें विटामिन सी जो है वो निकल के चला जाता है। विटामिन सी निकल भी जाता है और गर्मी से नष्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं अभावजन्य रोग, मतलब कि कौन कौन से रोग किस किस की कमी से होते हैं। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अगर भोजन में कम लेंगे हम तो कौन सा रोग होगा, प्रोटीन कम लेंगे तो कौन सा रोग होगा, वसा कम लेंगे तो कौन सा रोग होगा, विटामिन कम लेंगे तो कौन सा रोग होगा, इसी तरीके से रुक्षांश कम लेंगे, जल कम लेंगे तो कौन कौन सा रोग होगा। ठीक है, तो उनको जो है हम अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कौन कौन से देखिए, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेता है तो कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश, त्वचा की बीमारियां और पेचिश हो जाता है। ठीक है, दस्त लग जाते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित हो तो वृद्धि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएगी और व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा। इतना दुबला पतला हो जाएगा कि वह चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इन सभी रोगों की दूर रखने के लिए, रोकथाम के लिए क्या करना जरूरी है, संतुलित आहार लेना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे कि प्रोटीन की कमी से एक तो मैरास्मस रोग हो जाता है, हड्डियों में टेढ़ापन भी आ जाता है विटामिन डी की कमी से, तो प्रोटीन की कमी से मैरास्मस रोग भी होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो है विटामिन के रोग दिखाए गए हैं और उनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। देखिए, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता मतलब कि रतौंधी रोग होता है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी जो होता है वो बी जो है एक विटामिनों का समूह होता है, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B11, 12, 9 है, तो वो होता है। लेकिन इसमें B1 जो होता है बेरी बेरी होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से कील निकलना, खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, हड्डियों में टेढ़ापन। कैल्शियम की कमी से जो अस्थियां और दंतक्षय रोग हो जाता है। आयोडीन कमी से गायटर घेंगा रोग हो जाता है। गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। लोहे की कमी से खून की कमी हो जाता है, कमजोरी आने लगती है। तो अभी तक जो हमने क्या क्या पढ़ा था उसको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पोषक क्या होते हैं। तो पोषक वो होते हैं जो पादपों और जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, कच्ची सामग्री, और जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है उसे हम पोषक कहते हैं। ठीक है, पोषक में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होते हैं, खनिज लवण होते हैं, विटामिन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे, खाद्य सामग्री पर 2-3 बूंद तनु आयोडीन के डालेंगे। जब नीला या काला हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन के लिए हम जो ठोस पदार्थ है उसको हम चूर्ण बना के उसमें 10 बूंद जल मिला लेंगे, उसके बाद उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद कास्टिक सोडा के डालेंगे। रंग बैंगनी हो जाएगा तो प्रोटीन है। इसके अलावा वसा की परिस्थिति क्या, वसा का परीक्षण कैसे करेंगे कि कोई भी जो सामग्री ली उसको कागज़ में लपेट के तोड़ दिया, अगर धब्बे उस कागज़ पर लग जाते हैं तो उसमें वसा उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण कैसे करते हैं। भोजन में आहारी रेशे जरूरी है। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी है, इसलिए प्रोटीन को हम जब शरीरवर्धक कहते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट को हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, और विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं वो वहाँ पे भी हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट लाइन थी वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से, विस्तृत तरीके से समझाने की कोशिश की गई है।
अगर आपको अब भी आपको मेरे समझाने में कोई कमी रह गई या फिर आपको लगता है कि मैंने कोई लाइन छोड़ दी है इस चैप्टर में से, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं यहाँ पे अगला चैप्टर और भी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जितना मुझसे बन पाया मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था पहले कम्प्लीटली, उसके बाद में आपको पढ़ाया था। अब इसके प्रीवियस इस प्रीवियस नहीं, अब इसके बाद में जो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं जो कि ऑप्शन वाले भी आते हैं, खालिस्तान वाले भी आते हैं, इनको भी हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम इनको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।